नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसान आंदोलन पर विदेशी शख्सियतों का बयान और उन बयानों के बाद टूल किट कनेक्शन के जरिए मामला यहां तक पहुंचा है कि बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन में शुरुआत कर रहे हैं, जहां एक तरफ शांतनु को ट्रांजिट बेल मिल गई है, वहीं निकिता जैकब के मामले में हाईकोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। वहीं तीसरी तरफ हम आपको बता दें कि दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस को कि आखिर किन परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने। क्या दिशा की गिरफ्तारी में नियमों का पालन हुआ, ये सवाल है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का। आपको बता दें, निकिता जैकब के मामले में बेल के मामले पर कल फैसला हाईकोर्ट से आएगा। इस बीच जो तीसरा मुख्य चेहरा है इसमें, शांतनु, उसे आज ट्रांजिट बेल मिल गई है। और इधर दिशा रवि के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। और अब आइए अपनी पहली रिपोर्ट के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर इस टूल किट कनेक्शन में कौन से हैं वो 9 चेहरे जो सवालों के घेरे में हैं। आपने दिशा रवि, आपने निकिता जैकब, शांतनु, इन सब का नाम तो सुन लिया है, लेकिन कुल 9 ऐसे चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ किसान आंदोलन की आड़ में इस साजिश को अंजाम तक ले जा रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए, टूल किट के राज गहरे, साजिश के नए नए चेहरे। टूल किट केस में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वो चेहरे हैं जो टूल किट के जरिए दुनिया में देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल थे। इन्होंने किसानों की ट्रैक्टर रैली में 26 जनवरी को हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर, इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। पहला चेहरा दिशा रवि। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने वाली टूल किट बनाने में शामिल थी। उसने टेलीग्राम से उस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था। उस टूल किट दिशा का नाम था और जब उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तारी का खौफ हुआ तो उसने ग्रेटा से उसे डिलीट करने को कहा था। दूसरा चेहरा निकिता जैकब। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि निकिता टूल किट को एडिट करने वालों में शामिल है। पुलिस ने अदालत से 9 फरवरी को निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मुंबई में निकिता के घर पर 11 फरवरी को पूछताछ की। इसमें पता चला कि उसने अपने सहयोगी शांतनु और दिशा के साथ मिलकर टूल किट को क्रिएट किया। शाम हो जाने की वजह से पूछताछ 12 फरवरी सुबह 10:30 बजे तय हुई। निकिता ने दस्तावेज पर दस्तखत भी किए, लेकिन 12 तारीख को जब पुलिस पहुंची तो निकिता घर पर नहीं मिली। तीसरा चेहरा शांतनु मुलुक। टूल किट केस में तीसरा अहम चेहरा शांतनु मुलुक का है। महाराष्ट्र के बीट का रहने वाला शांतनु किसानों के आंदोलन से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी तक टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था। टूल किट को बनाने वाले किरदारों में से एक किरदार शांतनु को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी तक शांतनु दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक्टिव था। हालांकि वो वहां क्या कर रहा था, क्या वो किसी साजिश के साथ वहां मौजूद था, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शांतनु दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। शांतनु के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सीज किया है। दिल्ली पुलिस ने शांतनु के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है। लेकिन ये खुलासा कि वो लगातार टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शांतनु पर्यावरण से जुड़ा था और एक्सआर नाम के एनजीओ से जुड़ा था, जिससे निकिता भी जुड़ी थी। लिहाजा टूल किट तैयार करने में उसने न केवल दिशा की मदद की, बल्कि टूल किट उसकी ईमेल आईडी से क्रिएट की गई। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के बीट जाकर उसके घर पर छापेमारी की, लेकिन शांतनु का पता नहीं चला। चौथा चेहरा ग्रेटा थनबर्ग। इस पूरे मामले का खुलासा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से हुआ। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर उस टूल किट को देखा जिसे ग्रेटा ने ट्वीट किया था। जांच में पता चला कि उस गूगल डॉक्यूमेंट को निकिता, दिशा और शांतनु ने एडिट किया था। उसके बाद ही
पुलिस ने दिशा को गिरफ्तार किया और निकिता के साथ शांतनु की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पांचवा चेहरा एमओ धालीवाल। कनाडा में बैठा एमओ धालीवाल खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को जूम पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें उसने किसान आंदोलन में कुछ बड़ा करने को कहा था और इसी का नतीजा 26 जनवरी को हुई हिंसा के तौर पर सामने आया। छठा चेहरा अनीता लाल। ये इस केस में अब तक सामने आया सबसे नया चेहरा। कनाडा में रहने वाली अनीता लाल 11 जनवरी को हुई जूम मीटिंग में शामिल थी। इस मीटिंग में निकिता, दिशा और शांतनु समेत 60 से 70 लोग शामिल थे। अनीता खालिस्तान समर्थक वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर भी है। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। एमओ धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती हैं। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। सातवां चेहरा पुनी। ये कनाडा में रहती है और इसके जरिए ही खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल, दिशा रवि, निकिता और शांतनु के संपर्क में आया था। आठवां चेहरा पीटर फेडरिक। दिल्ली पुलिस की जांच में अमेरिकी नागरिक पीटर फेडरिक का नाम सामने आया है। पर्यावरण कार्यकर्ता पीटर अमेरिकी नागरिक है और पुलिस के मुताबिक वो खालिस्तान समर्थक भजन सिंह भिंडर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक वो फिलहाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटा है। कंट्रीज का बताते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये एमओ धालीवाल के कहने पर डाला गया या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है एंड थ्रू इनके बीएस भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। दूसरी तरफ पीटर ने बयान जारी कर कहा है, किसानों के विरोध की पूरी टूल किट तैयार करना मेरा सौभाग्य होता, क्योंकि मैं अधिनायकवाद के खिलाफ दुनिया भर के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के संघर्ष में साथ खड़ा हूँ, खास तौर पर भारतीयों के। हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नौवां चेहरा भजन सिंह भिंडर। पुलिस के मुताबिक भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी खालिस्तान समर्थक है और पीटर 2006 से ही उसके संपर्क में है। 80 के दशक में भिंडर का नाम सामने आया था। भिंडर के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े बताए जाते हैं। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इन चेहरों की पहचान तो आपने कर ली, लेकिन आखिर कैसे ये साजिश बुनी गई? दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसका टाइमलाइन बनाया है। कब, कहां पर, किस जगह से बैठा हुआ, किस वक्त इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये भी कि कैसे ये किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही जो विदेशों में बैठे खालिस्तानी आका है उन्होंने साजिश की प्लानिंग शुरू कर दी थी। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में जब हिंसा हुई तब किसने सोचा था कि इसकी साजिश 7 समंदर पार रची गई होगी? लेकिन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का दावा है कि उसने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी की हिंसा के बाद उसने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बढ़ा दी। इसी मॉनिटरिंग के दौरान उसे ट्विटर पर वो गूगल डॉक्यूमेंट मिला जिसे टूल किट नाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इसमें सोशल मीडिया पर संदेशों की बाढ़ लाने, किसानों को गुमराह करने और आंदोलन को बड़ा करने की बातें लिखी थी। आज तक ने दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूल किट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। इसके अलावा बातचीत में
दिशा बेहद घबराई हुई हैं। वो लगातार ग्रेटा को समझाती बुझाती नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि तुम मत घबराओ, मैं अपने वकील से बात करती हूं। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को ही केस दर्ज किया था। 6 फरवरी को पुलिस ने निकिता के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट लिया। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की एक टीम निकिता के घर मुंबई पहुंची। पूछताछ में निकिता ने बताया कि उसने शांतनु और दिशा के साथ मिलकर टूल किट बनाई थी। 12 फरवरी को भी निकिता से पूछताछ होनी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो गई। उसने गिरफ्तारी से राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दे रखी है, जिस पर अब कल सुनवाई होगी। लेकिन उससे पूछताछ के बाद पुलिस की एक टीम ने 14 फरवरी को बेंगलुरु से दिशा को गिरफ्तार कर लिया। दिशा से पूछताछ में जो बातें सामने आई, उसने पुलिस को चौंका दिया। दिल्ली पुलिस ने जूम को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि मोह धालीवाल और दिशा के अलावा कौन कौन चेहरे थे जो जूम मीटिंग में शामिल थे। उनकी पूरी लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जूम से मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जो एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, उसमें अब लोगों को नामजद करना शुरू किया है, जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जूम पर हुई इस मीटिंग में खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल ने जो कुछ कहा, उसके आधार पर शांतनु के ईमेल से टूल किट क्रिएट किया गया। उस टूल किट को निकिता ने एडिट किया। चूंकि दिशा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को जानती थी, इस वजह से उसने टेलीग्राम पर वो टूल किट ग्रेटा को भेज दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2020 में ही खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल के बेहद करीबी पुनीत ने शांतनु, दिशा और निकिता से कांटेक्ट किया था और दिसंबर 2020 से ही उस टूल किट को लेकर लंबी साजिश चल रही थी, लंबी प्लानिंग चल रही थी। टूल किट को कैसे क्रिएट करना है, इसको लेकर। लिहाजा दिल्ली पुलिस अब लंबे वक्त से चल रहे इस साजिश की जांच को बड़े पैमाने पर कर रही है। उस टूल किट में दिशा का नाम था और जब उसे यूपीए के तहत गिरफ्तारी का खौफ हुआ तो उसने ग्रेटा से उसे फौरन डिलीट करने को कहा। दोनों के बीच का व्हाट्सएप चैट दिल्ली पुलिस के सूत्रों से आज तक को मिला है। दूसरा डॉक्यूमेंट जल्द तैयार करो, नहीं तो मुझे कई धमकियां मिलेंगी। ये बेकाबू होता जा रहा है। मैं अभी तुम्हें भेज रही हूँ। क्या तुम अभी ट्वीट रोक सकती हो? मुझे अपने वकीलों से बात करनी है। माफ करना, लेकिन उसमें हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए लग सकता है। मुझे कुछ तो लिखना होगा। मुझे माफ करना, लेकिन हम सभी दहशत में हैं। यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा नाम खराब नहीं होने देंगे। आखिर क्यों दिशा को कार्रवाई का डर सता रहा था? दिशा ने खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है, जबकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि निकिता, दिशा और शांतनु खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से दिसंबर 2020 के पहले से ही जुड़े थे। धालीवाल इसका संस्थापक है। कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इस साजिश के जरिए फिर से खालिस्तान को जिंदा करने की कोशिश की गई है। अमेरिका में रहने वाले खालिस्तान समर्थक भजन सिंह भिंडर इसका एक अहम किरदार है। उसके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े बताए जाते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इसे महज 21 साल की एक लड़की का मामला नहीं मानती। उसके मुताबिक इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। इधर साजिश के तार खुले, उधर सियासत जारी। आइए आपको दिखाते हैं। एक तरफ इस पूरे मामले में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने, DCW ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेज दिया है। कह रहे हैं कि आपने किस तरह से, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की है दिशा रवि की, हमें बताइए। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, कांग्रेस के नेता, तमाम नेता दिशा रवि के पीछे लामबंद है कि ये बात मुझे पसंद नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास इस तरीके की कानून मौजूद है। जिस प्रकार का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस वार्ता में किया है वो देश को चौंकाने वाला है। जिस टूल किट के विषय में पूरा देश सवाल उठा रहा था कि ये देश को तोड़ने वाला एक टूल किट था,
कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा है कि क्या सरकार 21 साल की लड़की से डर गई है। जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, देश पर आतंकी हमला करने वाले अजमल कसाब की उम्र क्या थी। विपक्ष को सत्ता की इतनी भूख नहीं होनी चाहिए कि वो देश तोड़ने वालों के समर्थन में उतर जाए। जो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कसाब को फांसी देना उम्र के हिसाब से गलत था या सही था। देश की संप्रभुता को प्राथमिकता देनी चाहिए, देश के कानून को प्राथमिकता देनी चाहिए, या कसाब के उम्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के हमले थम नहीं रहे हैं। तो बात जो है सो है ही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल नफरत फैलाने का काम करती है सोशल मीडिया पे, तो उनके नाम भी बाहर आने चाहिए। और जिस तरह के समाजवादी लोग जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तो आवाज़ अगर रोड पे उठाओ लोकतांत्रिक तरीके से तब भी जेल में डाल दिया जाता है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी आवाज़ को उठना ही देना चाहती है। बदले की भावना में इतना न गिर जाए कि कोई भी आवाज़ जो उसके खिलाफ किसानों के समर्थन में उतरे उसे जेल के सीक्षों में डाल दिया जाए। ऐसा लोकतांत्रिक देश में नहीं होता जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ऐसा तो वहाँ होता है जहाँ तानाशाह रहते हैं। दिशा पर इस सियासी दंगल में ममता भी कूद पड़ी। सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि दिशा की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है और कानून उम्र नहीं देखता। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। पुलिस ने जहां टूलकिट केस के आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, वहीं विपक्ष इसे सरकार का दमन बता रहा है। लेकिन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के इशारे पर रची गई साजिश के सवालों से वो बच निकलता है। कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली में तंसीम हैदर और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ हम रुक रहे बुलेटिन में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बसंत पंचमी है। देश भर में घरों में सरस्वती पूजा आयोजित करके हर कोई देवी माँ को आज याद करता है। लेकिन आज चर्चा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के सरस्वती पूजा की हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि सियासी संग्राम इसी पर छिड़ा हुआ है। जी हाँ, अभी तक बीजेपी घेरती थी ना कि दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, सब पर रोक लगाने लगती हैं टीएमसी की दीदी। लेकिन अब टीएमसी में बाकायदा इस बार सरस्वती पूजा आयोजन पर जबरदस्त जोर दिया गया। ममता बनर्जी ने हेडक्वार्टर में पूजा के लिए एक मंत्री को ड्यूटी पर लगा दिया। तो सवाल अब बीजेपी का ये है, तंज भी है उनका, कि क्या अब हिंदुत्व के लाइन पर आ गई है ममता। जय श्री राम। बंगाल से आई सरस्वती पूजा की तस्वीरों में कितनी सियासत है, कितनी आस्था है, कितना वोट का एंगल है। आज बंगाल की पूरी सियासत सरस्वती पूजा के इर्द गिर्द क्यों घूमने लगी? दुर्गा पूजा के अंदर माँ दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन नहीं करने देते हैं। ये वाजिब है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए क्या? सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद कर दी गई, होना चाहिए क्या? मैं गारंटी देता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, डंके की चोट पर दुर्गा विसर्जन होगा और सरस्वती की पूजा होगी। कोई रोक नहीं सकता आपको। बंगाल को आके आप अंगुली दिखाता है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। हम तो पूछने चाहूंगे, आपको भी पूजा करते हैं? खाली एक सिंदूर का तिलक कटने से पूजा नहीं होता है। पूजा का मंत्रों का कंपटीशन हो क्या? अमित बाबू एंड मोदी बाबू चलाओ हमारा साथ, देखते हैं किसका अंदर में कितना संस्कृत मंत्रों है, हम दिखाता है। बंगाल का चुनाव क्या देवी देवताओं पर होगा? क्या नेताओं के मुंह में भगवान, दिमाग में वोटर है? क्या है टीएमसी का हिंदुत्व वर्सेस
बीजेपी का हिंदुत्व। क्या बंगाल में हिंदू वोटर हैं भाग्य विधाता? आप सरस्वती पूजा की तस्वीरों से बदलते सियासी समीकरण को समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की एंट्री के बाद सियासी मैच एकदम बदल गया। बीजेपी के जय श्री राम वाले कार्ड से ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने परफॉर्मेंस को बरकरार रखना है, यानी स्कोर कार्ड हाई होगा तभी बीजेपी से फाइट अच्छी होगी। सबसे पहले बंगाल में टीएमसी का स्कोर कार्ड और स्ट्राइक रेट पर एक नजर। 294 सीट में से टीएमसी ने 211 सीट जीती। 2016 में ममता ने क्लीन स्वीप किया था। टीम ममता ने करीब 70% सीट जीती। हिंदू प्लस मुस्लिम टीएमसी की जीत का फार्मूला। इस बार बंगाल के फाइनल सियासी मैच की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन प्रैक्टिस मैच में पक्ष विपक्ष के बड़े बड़े खिलाड़ियों के शॉट्स बहुत कुछ कह रहे हैं। यहाँ आपको सियासी पिच पर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए लगाए जा रहे शॉट्स की बात बहुत जरूरी है। बीजेपी का फेवरेट शॉट जय श्री राम, टीएमसी का काउंटर शॉट जय सिया राम, बीजेपी का बाउंसर दुर्गा से बड़े श्री राम, टीएमसी का बाउंसर मां दुर्गा का अपमान, टीएमसी की स्पिन गेंद सरस्वती पूजा, बीजेपी की स्विंग गेंद ममता का पश्चाताप। धर्म की धुरी पर बंगाल की सियासत घूमने लगी। ममता बनर्जी ने बसंत पंचमी पर ट्वीट किया तो टीएमसी के हेडक्वार्टर से लेकर चौक चौराहों तक नेता सरस्वती वंदना पढ़ते हुए नजर आए। यहां आपको यह समझना है कि फाइनल मैच से पहले टीम ममता और टीम नड्डा के बीच मैदान पर कभी राम कभी दुर्गा, तो अब बसंत पंचमी पर मां सरस्वती पर दाव खेला जा रहा है। मकसद है हिंदू वोट को अपने पाले में खींचना। टीएमसी हेडक्वार्टर पर सरस्वती पूजा, जगह जगह सरस्वती पूजा का आयोजन। सरस्वती पूजा पर टीम ममता वर्सेस टीम नड्डा। मैं ब्राह्मण परिवार से आया और पूजा पाठ मेरा छोटा जब उम्र से ही मैं ये काम कर रहा है और हमारी ये पार्टी ऑफिस में पूजा होता है, इधर में ईद होता है, इधर में पूजा होता है। ये पार्टी ऑफिस हर धर्म के आदमी इधर में आता है और सब कुछ माना जाता है इधर में, क्योंकि हमारे लीडर ममता बनर्जी उन्होंने हर धर्म की श्रद्धा करते हैं, हर धर्म के लिए पूजा पाठ हो रहा है। उन्होंने सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते, उसको चालू नहीं कर पा रहे हैं। आज लोगों को दिखावा के लिए इस प्रकार सरस्वती पूजा का ढोंग कर रहे हैं, इससे समाज समझने वाली नहीं है। आप भी तो आज उद्घाटन कर रहे हैं कई जगह। हम तो हमेशा करते हैं, हम बचपन से करते हैं। ये बंगाल की कल्चर है, ये बेचारे बांग्लादेश का कल्चर बंगाल में थोपना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू नेता की है। गुस्सैल जरूर है लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने वाली नेता मानी जाती हैं। और उन्होंने शुरू से ही अपने इस चुनाव में और खास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में आए हैं, मुखर विरोधी उनकी रही हैं। उनकी नीतियों के, उनकी सोच की, विचारों के विरोधी अपने आप को बताती हैं। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या उन्हीं रास्तों पर निकल पड़ी हैं, हिंदुत्व की उसी राह पर अब ममता बनर्जी भी निकल गई हैं चुनाव में। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत कम ही लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐसे वंदना करते देखा और सुना होगा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज धर्म के चश्मे से ममता को देखने वालों को इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। ममता के हिंदुत्व की पूरी फिलॉसफी आप 30 सेकंड में समझ सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमोस्तुते। स्वामी विवेकानंद का पति, जिन्होंने हमारा देश को एक सारा विश्व में ले गया है। शिकागो में एक लेक्चर स्वामी विवेकानंद को हिंदू धर्म क्या होता है और हिंदू धर्म का साथ
हर धर्म का क्या मील होता है ये उन्होंने किया है। और स्वामी विवेकानंद जी, ये कोई एक आदमी का बात नहीं होता है। देश में जो बड़ा बड़ा लोग होता है ना, वो सबका लिए होता है, एक जन के लिए नहीं होता है। बंगाल की सियासी लड़ाई दो वाक्य में समझें तो ममता की नजर में बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बांटने वाली पार्टी है, तो टीएमसी को बीजेपी हिंदू विरोधी बताती है। बीजेपी के आरोप बड़े हैं। जरूर होगी, ममता दीदी ने हम पर हमले करने की जरूरत नहीं है। बंगाल की गरीबी पर हमला करना चाहिए, बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर हमला करना चाहिए, घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए हमला करना चाहिए। उन्होंने यहाँ फिर से एक बार सांस्कृतिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, धार्मिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, ऐसी परिस्थिति बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हम पर हमला कर कर क्या ले लेंगे। कई मोर्चों पर एक साथ मिल रही चुनौतियों से पार पाने के लिए ममता ने बंगाल की सियासत में नए नए प्रयोग शुरू किए हैं। ये प्रयोग सेकुलर चेहरा के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने का है। पहले जिजिया कर था कि गंगा सागर में जो जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। हम सोचे ये क्यों करेगा, हमका गवर्नमेंट आने का पहले हमारा जिला परिषद को बोल के इसको हम हटा दिया था। दूसरी बात हम क्या किया कि 12 तारीख से 17 तारीख तक अगर किसी को भी कुछ हो जाए, नहीं होना चाहिए, तो 5 लाख रुपया करके हम इंश्योरेंस बना दिया। हर साल बनाते हैं, चाहे जनता हो, चाहे ऑर्गेनाइजर हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रेस मीडिया हो, चाहे कोई भक्त हो। 2019 में मिली कामयाबी के बाद बंगाल के हर बूथ पर मजबूत होने की कोशिश कर रही बीजेपी का सामना 2021 में ममता के सियासी प्रयोग से होगा। सरस्वती पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा को लेकर बंगाल में कई विवाद हुए। कुछ क्षेत्रों में धार्मिक उन्माद और हिंसा की घटनाएं हुई। असर ये हुआ कि क्लास यानी गरीब और अमीर की सियासी विचारधारा में बंटे बंगाल अब जाति और धर्म में बंटता हुआ आपको दिखाई देगा। बंगाल की लड़ाई मुद्दों पर लड़ी जाएगी या धर्म पर? आज तक से बातचीत में ममता ने अपना दृष्टिकोण समझाया। ममता ने अपनी मुखर आवाज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बंगाल की गलियां छान रहे शीर्ष नेताओं तक पहुंचाई। हालांकि टीएमसी पर लग रहे हिंदू विरोधी होने के आरोपों का तोड़ भी निकाला। तृणमूल कांग्रेस ने नरम हिंदुत्व का दांव चला। 8000 पुजारियों को हर महीने 1000 भत्ता, 8000 पुजारियों को मुफ्त आवास देने की पहल, सरस्वती पूजा का बड़े पैमाने पर आयोजन, दुर्गा पूजा के पंडालों को आर्थिक मदद, राम मंदिर पर सुप्रीम फैसले पर खामोश रही। संतुलन स्थापित करने के लिए ममता सरकार ने मौलानाओं की तरफ पुजारियों को भी भत्ता देना शुरू किया तो ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन तक करवाया। वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाले आरोपों से घिरी टीएमसी ने बंगाली संस्कृति को ढाल बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम लड़ रहे हैं बीजेपी का साथ, इसको पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बड़ी बात यह है कि 2019 में बीजेपी ने हिंदू वोटरों का भरोसा जीता। अब बंगाल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन को हिंदुत्व और बंगाली महानायकों के नाम पर सींचती रही है, तो ममता ने भी हिंदू वोटर पर पूरा फोकस किया। जाहिर है बीजेपी से निपटने के लिए ममता ने अपनी रणनीति बदली, लेकिन क्या ये रणनीति हिंदू वोटरों को टीएमसी के साथ जोड़े रखने के लिए काफी होगी? इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो इधर आपने सियासत देख लिया और वो पूरा आप कह लीजिए महाभारत जो छिड़ती हुई आपने देखी सरस्वती पूजा पर। लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी मीटिंग की कहानी जिसपे बहुत कुछ देखा जा रहा है। क्या मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर मोहन भागवत पहुंचे, इसके पीछे कोई संदेश है? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? 52 सेकंड में जो मिथुन बता रहे हैं, संदेश छिपा है उसमें, सुनिए। उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आया था, आप मेरे पे घर आऊँगा। तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बॉम्बे में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। और जब घर आए किसी को इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार तो करते ही होंगे और फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। फिर आए, बोला कि नागपुर सबको लेके आओ,
तो इसीलिए इतनी बातें और कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट किए और कोई नो राजनीति नाती, इसको जोड़िए माते जी जी, इसीलिए क्लैरिफिकेशन कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिथुन दा वहाँ पे अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। कोलकाता से करीब 2000 किलोमीटर दूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 52 सेकंड में जो कहा उसे बंगाल में बार बार सुना जा रहा है। एक एक शब्द के सियासी अर्थ तलाशे जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मिथुन के घर जाने के मायने क्या हैं? क्या बंगाल में बीजेपी के चेहरे की तलाश अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर खत्म होगी? मिथुन चक्रवर्ती ने मुलाकात को आध्यात्मिक बताया, लेकिन अटकलों पर जो कहा उसने बंगाल की सियासत में नए समीकरण की संभावनाओं को जन्म दे दिया। मुंबई में हुई मुलाकात का बंगाल से आया सियासी रिएक्शन सुनिए। कोई महान व्यक्ति किसी व्यक्ति का साथ भेंट करना मतलब उनको पार्टी में लाना, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं जो काटसी विजिट है और इस काटसी विजिट ऐसे और लोगों से होगा। ये बंगाल का संग्राम है, हर बात में संकेत है। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश से बुरी खबर आई, 40 लोगों की जान चली गई है। आज मध्य प्रदेश से एक बुरी खबर आई, एक बस हादसे में 40 लोगों की जान चली गई। देखिए दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सुबह 7:30 बजे हुए हादसे में 40 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई। सतना जा रही बस उस वक्त हादसे का शिकार बन गई, जब 22 फीट गहरी बाण सागर नहर में गिर गई। शुरुआती जांच में पता चला कि जाम से बचने के लिए ड्राइवर ने रूट बदला। ड्राइवर ने नहर वाले रास्ते पर बस को मोड़ लिया, जो बहुत सकरा था। बीच सफर में ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और दर्दनाक हादसा हो गया। घटनास्थल पर लाशों की कतार देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शोक जताया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिसमें से ज्यादातर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।